मोशन अंडर ग्रेविटी, वन डायमेंशनल मोशन। कैसा? हाँ, ये जो भी आप पढ़ेंगे उसमें वन डायमेंशनल होगा। एक बीबी कैसा होगा? एक बीबी में बोले थे स्ट्रेट लाइन में चलता हुआ अगर कोई पार्टिकल दिखाई दे तो उसे हम क्या बोलते हैं? वन डायमेंशन। मुड़ता है तो टू डायमेंशन, मुड़ते हुए उड़ने लगे तो थ्री डायमेंशन। सिंपल इसका हम लोग बात कर चुके हैं। तो आज हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। हमें मोशन अंडर ग्रेविटी कैसा होगा? वन डायमेंशन वाला होगा। कैसा होगा? एक बीमा वाला गति कहलाएगा ये। इसमें स्ट्रेट लाइन पर चलेगा। मोशन अंडर ग्रेविटी को हम लोग तीन भागों में डिवाइड करेंगे। एक का नाम होगा फ्री फॉल मोशन, फ्री फॉल मोशन, स्वतंत्र पतन गति। कौन सा गति? स्वतंत्र पतन गति। स्वतंत्र पतन गति क्या होता है? किसी वस्तु को आप ऊंचाई पर ले जाइए और खाली छोड़ दीजिए, ये जो गति हुआ इसका नाम क्या होता है? स्वतंत्र पतन गति। स्वतंत्र पतन गति में प्रारंभिक वेग इनिशियल स्पीड कितना बोलिएगा? 0। तो स्वतंत्र पतन गति में प्रारंभिक वेग 0 होता है, यानी एकदम 0 से चलेगा, उसका नाम क्या होगा? स्वतंत्र पतन गति। अब इस गति में क्या क्या आपको हो सकता है? तो जैसे मान लीजिए कि हमारी जमीन की सतह ये वाला ग्राउंड सरफेस, और यहाँ से आपने एज ऊपर ले जाकर के, कितना ऊपर ले गए? एज ऊपर ले जाकर पूरा हाइट जो है कंप्लीट हाइट कितना है? एज है। एज ऊपर ले जाकर के एक वस्तु को केवल छोड़ दिया। केवल क्या किया? छोड़ा। तो यहाँ पर u का मान कितना लेकर चलोगे? 0। u का मान कितना होगा? 0। अच्छा, गुरुत्वीय त्वरण हमेशा नीचे की ओर होता है, b कभी बदलता नहीं है। a के रूप में हमारे पास गुरुत्वीय त्वरण स्वयं रहेगा, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और g का मान आप लोग रखते हो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम लोग 10 रख देते हैं। कितना रख देते हैं? 10। ये आपको कैलकुलेशन को थोड़ा इजी बना देता है। तो इसके स्थान पर हम 10 भी रख सकते हैं। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से चलेगा, इनिशियल स्पीड कितना होगा? 0। चलते हुए नीचे आएगा, नीचे आकर के जमीन से टकराएगा। ठीक है, तो जमीन से टकराने में, यानी जहां से चला जमीन तक पहुंचने में कुछ टाइम लगेगा। उस टाइम को हम लोग नाम देंगे टाइम ऑफ असेंट। क्या नाम देंगे? हाँ, टाइम ऑफ असेंट। असेंट माने नीचे आना, डिसेंट माने टाइम ऑफ डिसेंट। इसका नाम क्या देंगे? टाइम ऑफ डिसेंट। डिसेंट माने नीचे आना, और असेंट माने ऊपर जाना। आप लोग पढ़े होंगे असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो उसी के मिलता जुलता हम लोग नाम देते हैं ताकि याद करने में आसानी हो। तो एकदम टाइम ऑफ असेंट कितना? तो जहां से छोड़ा गया जमीन की सतह तक पहुंचने में जितना टाइम लगा, इस टाइम को हम लोग नाम देते हैं टीटी। क्या नाम देते हैं? टीटी। जमीन की सतह तक पहुंचने में जो टाइम लगता है उस टाइम को हम लोग देते हैं नाम टीडी। क्या नाम देते हैं? टीडी। अच्छा, जमीन की सतह पर आएगा तो जमीन से टकराएगा, जमीन की सतह पर आएगा तो जमीन से टकराएगा, या जिस वेग से टकराएगा उस वेग का नाम पड़ेगा इम्पैक्ट वेलोसिटी। क्या नाम पड़ेगा? अब इसको हम लोग अपनी सुविधा के लिए VI लिखते हैं। क्या लिखते हैं? VI। इम्पैक्ट वेलोसिटी हमारा VI हो गया। जिस वेग से टकराया उस वेग का नाम इम्पैक्ट वेलोसिटी। अब मान लो कि किसी को बीच में कुछ काम करने का मन है, यहाँ से वस्तु चल करके यहाँ पर पहुंचा, यहाँ पर भी तो पहुंचा होगा ना, यहाँ से छोड़ा गया, गिरते 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 यहाँ पर आया, यहाँ पर आया तो यहाँ पर के वेग को हम नाम देते हैं v। अच्छा, यहाँ से पहुंचने में यहाँ तक का जो टाइम लगा इसको हम लोग टाइम दे देते हैं t। इस टाइम का नॉर्मल नाम देते हैं क्या? t। अच्छा, इस वेग को हम बोलेंगे t टाइम पर वेग। क्या नाम देंगे?
t टाइम पर वेग। t टाइम पर वेग कहने का मतलब किसी वस्तु को छोड़ा गया 2 सेकंड के बाद वेग, 4 सेकंड के बाद वेग, इस तरह का टाइम देकर के आपसे कोई सवाल पूछता है तो उस तरह के सवाल को हम लोग बोलते क्या है, t टाइम पर वेग। ये सारा हमारे पास डायग्राम है और डायग्राम में सारी बातें हैं। डायग्राम बनाना इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि डायग्राम पूरा लिखवाएंगे नहीं, लिखवाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हम लोग ज्यादा काम कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। हो सकता है इन चीजों को आप पढ़ भी नहीं हो, केवल उसका पुनरावृत्ति होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग केवल डायग्राम की सहायता से काम करेंगे। मोशन इक्वेशन बनाएंगे। मोशन इक्वेशन बनाते वक्त हमारे पास 3 को मोशन इक्वेशन बनता है। a बराबर ut प्लस हाफ d स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, फिर फार्मूला होता है v बराबर u प्लस gt at। ये 3 फार्मूला हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तीनों फार्मूला के माध्यम से इसका मोशन इक्वेशन क्लियर करते हैं। ये वाला वैल्यू को हम थोड़ा डिलीट करते हैं स्थान खाली करने के लिए। तो पहला मोशन हम इक्वेशन तैयार करते हैं, मोशन इक्वेशन, मोशन गति समीकरण। तो पहला हम फार्मूला लगाएंगे v बराबर u प्लस at, इस सूत्र से काम करेंगे। अच्छा e वाला v चाहिए, at को तो v रख देते हैं, ठीक है ना। अच्छा u कितना करना होगा, u को 0 कर देंगे। a कितना करना होगा, अच्छा कण जिधर जा रहा है उधर ही त्वरण है ना, कण नीचे आ रहा है, त्वरण भी नीचे है। तो ऐसी स्थिति में g को प्लस लोगे कि माइनस लोगे, प्लस। याद रखना चलने की डायरेक्शन और त्वरण की डायरेक्शन यानी एक्सीलरेशन का डायरेक्शन सेम हो जाए तो दोनों को प्लस लेना। हम चाहे तो दोनों को माइनस भी ले सकते हैं, लेकिन माइनस पर काम थोड़ा सा पेचीदा हो जाता है, इसलिए हम लोग नेचुरली प्लस पर काम करते हैं। किस पर काम कर देते हैं, प्लस। तो इक्वेशन बनाइए, v बराबर, ये तो 0 है, टर्म लिखने की आवश्यकता नहीं है। a की जगह क्या लिख देंगे और d की जगह t। इस वेग के लिए तो t TA है ना, इस वेग के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारे पास v बराबर कितना हो गया, gt, पहला सूत्र आ गया। अच्छा अगर हमें a वाला वेग चाहिए, इंपैक्ट का वेग चाहिए, तो यहीं से हम दूसरा फार्मूला निकाल सकते हैं। v की जगह क्या लिख देंगे, अच्छा g तो g रहेगा, g तो कांस्टेंट है ना। गुरुत्वीय त्वरण जो है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जो होता है वो नॉर्मली हम लोग कांस्टेंट मान करके काम चलाते हैं। हालांकि पूरा कांस्टेंट है नहीं, बताए भी थे कि g का मान थोड़ा थोड़ा बदलता है, लेकिन उस परिवर्तन को हम लोग न के बराबर मानते हैं, यानी ऐसा लगता है कि बदला ही नहीं। अच्छा यहाँ पर g का मान, g टाइम कौन सा दिया जाए, a वाला टाइम से जमीन पर टकराएगा कि td टाइम से जमीन से टकराएगी। तो स्वाभाविक है कि पूरा टाइम td टाइम से जमीन को हिट करेगा। तो यहाँ पर t की जगह केवल क्या लिख देंगे, td। तो हमारे पास एक और फार्मूला हो जाएगा vi बराबर gdt, यानी एक फार्मूले से हमने 2 फार्मूला क्रिएट किया, a वाला और a वाला। इसी तरह से हम दूसरा भी फार्मूला तैयार कर सकते हैं। कौन सा इक्वेशन तैयार करें, तो v स्क्वायर बराबर e स्क्वायर प्लस 2as, ए से चलते हैं, हम ये वाला वेग निकालना चाहते हैं। अच्छा यहाँ से यहाँ तक पता नहीं कितना हाइट है, तो मान लो कि ये हाइट कितना है, h। ये पूरा हाइट कितना है, कैपिटल H। यहाँ से यहाँ तक पूरा हाइट कितना है, कैपिटल H। ए वाला पूरा हाइट को हमने कितना दिया है, ये पूरा हाइट कितना ले लिया है, तो यहाँ से यहाँ तक का कंप्लीट हाइट कितना है। अच्छा यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितना है, h। इस हाइट को हम नाम क्या देंगे, तो इस हाइट का नाम देंगे t टाइम पर हाइट या गहराई। नीचे आए तो गहराई, या नीचे आए ऊपर जाए तो ऊंचाई, नीचे आए तो गहराई, ऊपर जाए तो ऊंचाई, यानी गहराई और ऊंचाई एक ही चीज है। हम कोई चीज नीचे से ऊपर नापते हैं तो हाइट कहलाता है, और ऊपर से नीचे लाते हैं तो क्या बोलते हैं, गहराई। अब कुआं को नापना है तो कुआं के अंदर बैठ गए तो गहराई बोलेंगे, ऊंचाई। कुआं के नीचे आ गए तो आपका क्या हो गया, हाइट, और ऊपर से नापेंगे तो क्या होगा, गहराई। दोनों चीजें सेम होती, बोलने के ऊपर कॉन्वेंशनली नियम लागू होता है, ठीक है ना। पेज आप गहराई भी बोल सकते हैं, नीचे कितना आएगा इस शब्द को भी बोल सकते हैं,
टी टाइम पर नीचे कितना आया, एच नीचे आया, कितना नीचे आया, एच नीचे। तो हम ए वाला वेग को निकालना चाहते हैं, तो भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यू तो हमारा साइलेंट हो गया, 0 है। 2 तो रहेगा ही, ए का मान कितना, जी। अच्छा, इस वेग के लिए ए वाला हाइट लेना चाहिए कि बड़ा वाला, स्मॉल हाइट की कैपिटल हाइट, स्मॉल हाइट ना, तो स्मॉल हाइट लेंगे, स्मॉल एच। तो v बराबर कितना हो जाएगा, √2gh। हाँ, इसमें प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं, क्या स्क्वायर हटाएंगे उधर प्लस जाएगा माइनस जाएगा, वैसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं। दूसरा फॉर्मूला निकल गया। अच्छा, अगर हमें ये वाला निकालना, टक्कर वाला निकालना, इम्पैक्ट वाला, तो बताओ, तो इससे एक नया फॉर्मूला निकल सकता है क्या, बोलो। v की जगह क्या लिखेंगे, अच्छा h कितना ले लेंगे, कैपिटल H, खाली स्मॉल h की जगह प्लेस कर देंगे किसको, कैपिटल H को। तो vi बराबर फॉर्मूला कितना हो जाएगा, √2gh। ये पूरा का पूरा फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए, जितना भी बॉक्स में डाल रहे हैं ना, फॉर्मूला आपको याद रहेगा, एकदम बिना कलम लगाए भी आप बना सकते हैं, फटाफट मन में कैलकुलेशन करके इसका आंसर आप तैयार कर सकते हैं। ये हमारे पास 2 को सूत्र हो गया कितना, 1 2 3 4। ये वाला जो टाइम है, टाइम पर देगा, ये वाला पूरा समय के लिए देगा, बीच में कहीं देगा ये वाला, और पूरा जमीन से टकराने की बात कहे तो ये वाला। vi को याद रखना, vi को हम लोग इम्पैक्ट वेलोसिटी कहते हैं, क्या कहते हैं, vi इम्पैक्ट वेलोसिटी। इम्पैक्ट माने टकराना, इम्पैक्ट वेलोसिटी, टक्कर का वेग। तो vi को हम लोग इम्पैक्ट वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। टीडी माने टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट माने अवरोह समय, कौन सा समय, और टाइम ऑफ असेंट माने आरोह समय, बढ़ते क्रम और घटते क्रम, तो असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना। जितना समय तक वस्तु हवा में रहेगा उस टाइम को टाइम ऑफ फ्लाइट करना, क्या करना, तो बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, टीटी होगा कि टी होगा, कितना समय तक हवा में रहेगा, वस्तु यहां से चला एकदम, जब तक जमीन से टकराएगा नहीं तब तक उसको हम एयर में मानेंगे, उड़ता हुआ मानेंगे। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का काम कौन करेगा, टीडी, यानी उड़ान काल का काम कौन करेगा, टीडी। जितना समय तक वस्तु हवा में होता है उस समय को हम क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। उसको हम बाद में लिख देंगे, कितना तेजी से उतारिए, या उसको भी कर देते हैं, एस बराबर यूटी प्लस हाफ रेडियस स्क्वायर फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। इस हाइट के लिए तो क्या लिखें, h, अच्छा u तो हमारा टर्म 0 है, ठीक है, 1/2 a के जगह पर और t के जगह पर स्मॉल t ना, t स्क्वायर। अच्छा, हमको पूरा हाइट के लिए फॉर्मूला चाहिए, कैपिटल H लिखना है, पूरा हाइट के लिए टाइम t की टीडी ना, बराबर 1/2 gtd स्क्वायर, कंप्लीट हाइट में टीडी टाइम, एक इक्वेशन बनेगा। दिक्कत है ना, है यहां से यहां तक में टाइम कितना, t, ये तो टर्म 0, एक की जगह पर क्या रख दिया, g। अच्छा, हमको चाहिए ये वाला है, तो ये टाइम लगाइए, अगर ये वाला हाइट चाहिए ये वाला टाइम लगाइए, केवल टाइम का ही अंतर है ना। तो 2 इक्वेशन, इस हाइट के लिए टाइम वाला इक्वेशन और इस हाइट के लिए ये टाइम वाला इक्वेशन। देखिए, हाल ये बहुत छोटा इक्वेशन है लेकिन बड़ी मजेदार क्वेश्चन इस पर आता है, बहुत मजेदार क्वेश्चन आएगा इसमें। क्वेश्चन एक आध करके देखते हैं, बेटा था ना पूरा। देखिए इसको क्वेश्चन कैसे करेंगे, पहला चीज हम लोगों ने पढ़ डाला किसको, फ्री फॉल मोशन। फ्री फॉल मोशन में जितना इक्वेशन आपको आएगा, a stone is
from top of a tower. Tower. It hits the ground in 4 seconds. 4 seconds. Then find following. Find following. मतलब समझे, a stone is thrown from the top of a tower. एक पत्थर को टावर की चोटी पर से गिराया गया, ठीक है। थ्रोन या फ्री भी कर सकते हैं, थ्रो में फेंकना हो जाता है इसमें, ठीक है ना। वेलोसिटी नहीं दिया तो प्रारंभिक मान लीजिए। इट हिट्स द ग्राउंड, या पृथ्वी को हिट करता है, जमीन की सतह को हिट करता है। ग्राउंड इन 4 सेकेंड, 4 सेकेंड में हिट करता है। देन कैलकुलेट, देन फाइंड फॉलोइंग। तो बहुत सारे राशि को आपको निकालने की बात करेगा। पहला क्वेश्चन, हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर, टावर की ऊंचाई बताइए कितना है। पहला सवाल। इम्पैक्ट वेलोसिटी, इम्पैक्ट वेलोसिटी ऑफ अ स्टोन, पत्थर की टक्कर में कितना है। तीसरा सवाल, फाइंड द स्पीड आफ्टर 2 सेकेंड फ्रॉम रिलीजिंग। 2 सेकेंड छोड़ने के 2 सेकेंड बाद पत्थर का वेग कितना है। 3 सवाल आपके पास है। क्वेश्चन को हिंदी में लिख लीजिए, इंग्लिश में लिख दिए, हिंदी में भी लिख लो, जो बच्चे हिंदी में जानते हैं। जी का मान 10 रखिएगा, 10 जी का काम कीजिए। तो मान लो कि एक टावर रहा होगा, अब यहां से पत्थर को गिराया गया, छोड़ा गया। टी तो भाई फ्री फॉल मोशन, पहचान लिया कि मोशन कैसा है, फ्री फॉल वाला है। छोड़ा जाएगा तो फ्री फॉल। यहाँ पर कौन सा मोशन हो रहा है, कि फ्री फॉल हो रहा है। तो जैसे ही अब इसकी पूरी ऊंचाई टावर की ऊंचाई हो जाएगी, तो पहला काम तो उसने पूछा कि टावर की ऊंचाई बताएं, यानी पूरा ऊंचाई बताएं। अच्छा, पूरा ऊंचाई निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि वस्तु जब चला तो जमीन की सतह तक पहुंचने में कितना समय लिया, यानी हमें टीडी पता होना चाहिए। तो टीडी कितना है, 4 सेकेंड ऑलरेडी प्रश्न में दे रखा। हिट द ग्राउंड इन 4 सेकेंड, टीडी तो पता है। तो कैपिटल एच और टीडी के बीच में रिलेशन है, लगा देंगे कैपिटल एच का फॉर्मूला। कंप्लीट हाइट निकालना है 1/2 GTD स्क्वायर 1/2, जी का मान 10, टीडी कितना रख देंगे 4। इसको आप सॉल्व कर देंगे, 4 का स्क्वायर 16 और 16 बचे 80। जी का मान 10 रखना है, ठीक है ना। जी का मान कितना रखिएगा 10। ऐसे तो 9.8 भी रख सकते हैं, लेकिन जी का मान कितना रखिएगा 10। प्रश्न में जी का मान अगर चर्चा कर दे कि जी का मान 9.8 है, तब वही रखना, नहीं तो ऑप्शन मैच नहीं करेगा, इधर उधर छिटक जाएगा। अब जब नहीं दे तो आप जी का मान अपनी इच्छा से 10 रख देंगे, ठीक। कितना हो जाएगा 16 बचे, यानी टावर कितना मीटर ऊंचा है 80 मीटर टावर ऊंचाई। टावर की ऊंचाई कितनी है 80 मीटर। अब बताओ, टावर तक माने टावर की ऊंचाई नापने के लिए हमें फीता लगाने की जरूरत नहीं है, खाली टावर पर चढ़ के वो पत्थर गिरा दीजिए। अब टाइमर से चेक कर लो कि टाइम कितना लगा।
अब हम चाहे तो इस छत की ऊंचाई बिना फीता लगाए नाप सकते हैं। छत पर चढ़ जाएंगे, पत्थर को गिराएंगे, टाइमर को ऑन कर देंगे, जैसे पत्थर जमीन को हिट करेगा दोनों पर नजर गड़ाए रखेंगे, हिट करते ही टाइमर ऑफ, और जितना टाइम निकल कर आएगा उस टाइम को यहाँ पर रख देंगे, सीधा छत की ऊंचाई निकल जाएगा। यानी टावर की ऊंचाई हमारे पास आ गया। ये टावर था आपका, ठीक है। पहला प्रश्न एक पूछा कि टावर की ऊंचाई निकाली, चलिए पहला प्रश्न को हमने सॉल्व किया। दूसरा सवाल ये पूछ रहा है कि जमीन से कितना वेग से टकराएगा। तो भाई टकराने की बात कर रहा है तो फॉर्मूला तो इम्पैक्ट वाला लगेगा। इम्पैक्ट का फॉर्मूला में पूरा हाइट, जमीन से टकराने के लिए पूरा हाइट शामिल होना चाहिए ना। बीच में हाइट लेंगे तो क्या जमीन से टकराएगा, जमीन से हिट करना है तो पूरा हाइट जिम्मेवार है ना। एज का मान यहाँ रख देंगे। अच्छा, ये भी आपके पास तरीका है, एक डीआई का ये भी फॉर्मूला आपके पास है। डीआई का दो फॉर्मूला, एक है फॉर्मूला जी टी डी, हम इससे भी जी टी डी निकाल सकते, डीआई निकाल सकते हैं, अब इससे भी निकाल सकते हैं। कौन आसान होगा, ये वाला होगा ना। इससे निकाल लेंगे जी का मान कितना 10, टी डी ऑलरेडी दिया है कितना 4, तो इसके एक ही झटके में हमारे पास आंसर आ गया 40 मीटर पर सेकंड। कितना वेग से टकराएगा 40। अच्छा, इससे किसी को निकालने का मन है तो इससे भी निकाल के देख लीजिए, इससे भी निकाल देते हैं। 2g का मान 10, एज कितना रखोगे 80। आप मन में ही कैलकुलेशन कर लो, 8 दूनी 16 और 2 को 0 तो 1600 का वर्गमूल 40 आ रहा है ना। तो जो भी आपको अच्छा लगे उससे बना लीजिए। तीसरा सवाल क्या किया, तो तीसरा सवाल किया उसने कि छोड़ने के 2 सेकंड के बाद वेग कितना होगा। तो हमने बताया था कि गुरुत्वीय त्वरण के प्रभाव में कोई कण चलता है तो एक समान त्वरण से चलता है। अब एक समान त्वरण की खासियत है कि अगर त्वरण का मान जितना है उतना ही उसके स्पीड में वृद्धि होगा 1 सेकंड में। कितना सेकंड में, तो बताओ जिस वक्त छोड़ा गया उस वक्त कितना 0, 1 सेकंड के बाद कितना 10, त्वरण का मान 10 है ना। फिर 2 सेकंड के बाद कितना 20, यानी 2 सेकंड के बाद कितना हो जाएगा आंसर। अच्छा, आप फार्मूला से बनाना चाहते हैं तो फार्मूला से बना सकते हैं। ही का फार्मूला जी टी, बीच में टाइम है ना, पूरा समय अगर लेते हैं तो टकराने का हो जाएगा। बीच में कोई टाइम लेंगे तो टी टाइम पर वेग बताना है। टाइम दे वेग निकालना हो तो टी टाइम वाला लगा दीजिए। ई बराबर कितना जी टी, जी का मान कितना रख दोगे, टी का मान कितना रख दोगे, तो हमारे पास आंसर आके तैयार हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। ऐसे भी निकल गया। टाइम दे वेग पूछे, ये फार्मूला लगा दीजिए, आपके पास तीनों सॉल्यूशन कंप्लीट हो गए जो हमारे वैसे। एक ग्लास पोट, ग्लास पोट माने कांच का बर्तन, ठीक है ना। ए ग्लास पोट इज जस्ट स्लाइडिंग फ्रॉम the edge of roof, edge of roof. A person wants to save it. It is it is 20 meter away from the house,
if height of roof is about 40 meter and height of man is about 1.5 meter. Then calculate the required speed of man for which it is possible to save glass bottle. ग्लास, ये है क्वेश्चन। चलो इसका मतलब समझते हैं। A glass pot is just sliding from the edge of roof. एक ग्लास का एक बर्तन है जो छत के किनारे से फिसल चुका है या फिसलने ही वाला है, एकदम जस्ट मतलब देखा और स्लाइड किया, इसको कहते हैं इत्तिफाक। मैंने एकदम देखा और स्लाइड किया, उसी वक्त देख लिए जिस वक्त तू स्लाइड कर रहा था, ऐसा कुछ घटना है। ए पर्सन वांट टू सेव इट, एक व्यक्ति है उसको बचाना चाहता है, उसको कैच करके उससे बचाना चाहता है, ठीक है। इट इज 20 मीटर अवे फ्रॉम द हाउस, लेकिन वो व्यक्ति जो है वो घर से 20 मीटर दूर है। कितना मीटर दूर है? 20 मीटर दूर है, ठीक है। इफ हाइट ऑफ रूफ, यदि छत की ऊंचाई कितनी है? अबाउट 40 मीटर, लगभग 40 मीटर है। एंड हाइट ऑफ मैन इज अबाउट 1.5 मीटर, व्यक्ति का जो हाइट है वो लगभग कितना है? 1.5 मीटर है, व्यक्ति का हाइट लगभग 1.5 मीटर के आसपास में। देन कैलकुलेट द रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ मैन फॉर व्हिच इट इज पॉसिबल टू सेव ग्लास बॉटल, व्यक्ति का वह आवश्यक चाल बताए जिससे व्यक्ति उस ग्लास के बर्तन को बचाने में सफल हो जाए। अब देखो व्यक्ति है और ग्लास के बर्तन को बचाना चाहता है, कांच के बर्तन को बचाना चाहता है, गिर जाएगा फूट जाएगा, तो चाहता है कि दौड़ करके उसको हम क्या करें? कैच कर लेंगे तो बच जाएगा, ठीक है ना। पहले क्वेश्चन उतार लीजिए, हिंदी मीडियम वाले को बोल देते हैं, इंग्लिश मीडियम वालों को लिखा हुआ है, लिख लीजिए। फिर छोटा सा डायग्राम बना लीजिए और डायग्राम बनाइएगा। जैसे छोटा सा डायग्राम बनाइएगा, आपका माइंड घटनाओं को देखने लगेगा और घटनाओं को माइंड देखेगा तो उस पर क्या अगला हरकत आपका होगा वो आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा। चलो इस बात को समझिए, पत्थर चला, व्यक्ति चला, जिस वक्त पत्थर चला उसी वक्त व्यक्ति दौड़ना शुरू कर दिया। पत्थर माने बर्तन हम बोल रहे हैं, बर्तन चला, व्यक्ति दौड़ना शुरू किया, उसका चलना अब इसको दौड़ना एक ही टाइप का, तो दोनों चलना शुरू किया। वो नीचे आ रहा है, अभी आगे जा रहा है। अच्छा, वो आया नीचे, अभी आया, दोनों जब जाकर के एक ही टाइम पर पहुंचेंगे तो व्यक्ति बर्तन को बचाने का। अगर मान लो कि ई पहले आ गया, अभी लेट से गया, तब तक तो गिर के टूट चुका होगा। हाँ, व्यक्ति अब सोचेगा कि थोड़ा झुक करके डाइव मार के कैच कर ले, तो ये सब कोई घटना यहाँ पर नहीं चलने वाला है। यहाँ पर एकदम साधारण कैलकुलेशन काम करना है, डाइव मारना है, क्या करना है, इसमें कुछ काम नहीं करना है, एकदम नॉर्मल विजुअलाइजेशन करना है। पत्थर चला, व्यक्ति दौड़ने लगा, जितना समय में पत्थर पहुंचेगा कहां तक? तो व्यक्ति के सिर के पास, यही हम लगभग मान के चलते हैं कि व्यक्ति के सामने या सिर के पास।
अगर उससे भी पहले पहुंच गया तो व्यक्ति को झुकते झुकते वह हिट कर जाएगा जमीन से, क्योंकि झुकने में भी टाइम लगेगा। तो टाइम आपके पास है नहीं, झुकने का भी टाइम नहीं है कि थोड़ा सा भी आपके सिर से नीचे आया, ऐसा मानकर चलो कि थोड़ा सा भी सिर से नीचे आया तो आपको झुक के उठाना पड़ेगा, और झुकने में आपको टाइम लगेगा, और टाइम लगेगा तो पास आउट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, जमीन को हिट कर जाएगा, और जमीन को हिट कर जाएगा तो फिर तो बचा नहीं पाएगा। एकदम सेव सुरक्षित करना है उसको। तो सुरक्षित करने के लिए उपाय है कि जब तक वस्तु एकदम चल करके उसके सिर के पास आवे तो ऐसे व्यक्ति को पहुंच जाना होगा वहां पर, तब उसको इजीली उसे क्या कर पाएगा, कैच कर पाएगा। तो ऐसा ही कुछ घटना होने वाला है। अब इसी घटनाओं को हम लोग एक चित्र, छोटा सा चित्र ड्रॉ करते हैं, इस पर हम लोग काम कर लेते हैं। या स्पीड क्या रहा होगा, क्वेश्चन उतार लिए थे ना, इसको बोले पेट्रोल लगा देंगे। चलो ये मान लो व्यक्ति का मतलब एक घर है। अब यहाँ पर एक बर्तन है कांच का, हवा के प्रभाव से बेचारा गिरने लगा। अच्छा, एक व्यक्ति यहाँ से कितना दूर खड़ा है, तो व्यक्ति ये रहा व्यक्ति। अच्छा, व्यक्ति का स्वयं का हाइट कितना है, 1.5 मीटर। व्यक्ति का अपना हाइट है 1.5, और व्यक्ति घर से कितना दूर खड़ा है, 20 मीटर की दूरी पर खड़ा है, 20 मीटर की दूरी पर खड़ा है। हमें पता करना है कि यह बर्तन कहां तक गिरने में, तो व्यक्ति के सिर के सामने आना चाहिए। इससे नीचे आ जाएगा तो व्यक्ति बचा पाएगा, अगर इससे नीचे आया तो व्यक्ति को झुकना पड़ेगा, तब तक तो टकरा जाएगा। तो ऐसा ही टाइम हम लोग चलते, यानी यहाँ से व्यक्ति को यहाँ तक, यहाँ से बर्तन चला, यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा, ये टाइम हमें निकालना होगा। और उतना ही टाइम में व्यक्ति को यहाँ पहुँचा देना होगा, वरना वो गिरने में लगा रहा है 2 सेकेंड, अभी पहुँच रहा है 3 सेकेंड पर, तो कोई काम होगा। ये गिरने में लगा 2 सेकेंड, अभी 2 सेकेंड में यहाँ पहुँच गया, अभी 3 सेकेंड में यहाँ पहुँच रहा है, तब तो जमीन से टकरा जाएगा। जमीन से टकरा जाएगा तो बर्तन सेव हो पाएगा, बच पाएगा नहीं। तो हमें पता करना है कि इस बर्तन को यहाँ से यहाँ तक गिरने में कितना टाइम लगा। चलिए, हमें टाइम पता तो नहीं है, हाँ पूरे छत की ऊंचाई पता है कि पूरे छत की ऊंचाई कितना दे रखा है, 40 मीटर है पूरे छत की ऊंचाई हमें पता है। अच्छा, 40 मीटर में हम कितना हिस्सा निकालते हैं, ये वाला हाइट पता चल जाए। तो 40 मीटर में ये वाला हाइट कैसे पता चलेगा, 38.5 होगा मीटर। चेक कर लो कैसे, 1.5 हट गया ना, 39.5, 40 मीटर है, 39.5 कर देगा, 0.5 होते तब ना, हटा में गड़बड़ा देगा तुम लोग। 40 में से आप 1.5 को घटाओगे तो 38.5 नहीं आएगा, यानी हमको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम निकालना है। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का टाइम क्या इम्पैक्ट टाइम होगा कि नॉर्मल टाइम होगा? इम्पैक्ट टाइम कौन सा टाइम, जमीन की सतह तक पहुँचने का टाइम, टाइम ऑफ डिसेंट। जमीन की सतह तक पहुंचेगा तो टाइम क्या कहलाएगा, टाइम ऑफ डिसेंट। तो जमीन की सतह तक पहुंच रहा है, बीच में ही कैच करना होगा ना, तो बीच में कैच करना है तो टाइम ऑफ असेंट डिसेंट वाला लगाएंगे कि नॉर्मल टाइम वाला लगाएंगे? नॉर्मल टाइम वाला। कौन सा टाइम वाला? और नॉर्मल टाइम के लिए हाइट का फॉर्मूला आप जानते हैं, h बराबर 1/2 जेडी स्क्वायर। ई वाला हाइट लेंगे कितना, 38.5 बराबर 1/2। जी का मान हम सुविधा के लिए कितना रख देते हैं, 10, आया पर कितना, टी स्क्वायर। तो बताओ यहाँ से टी का मान निकल जाएगा कितना, काट छाट करो, 5 कितना हो जाएगा,
38.5 बराबर कितना 5t²। 5 से डिवाइड कर देंगे तो t बराबर कितना हो जाएगा t² बराबर 38.5 बटा कितना 5 भाग में जरा दीजिए 7.7। चलिए ठीक है, आपकी बात मान लिया 7 तो ये t² आया, हमको चाहिए t, तो t बराबर कितना √7 टाइम तो मिल गया। अच्छा, इतना ही टाइम में इसको यहाँ पहुंचना होगा, यानी इसको पहुंचने का टाइम तुम्हें कितना देना है √7.7। 2 सेकंड में वहां पहुंचता तो 2 सेकंड में इसको वहां पहुंचना होता, 3 सेकंड में यहाँ पहुंचता तो 3 सेकंड में इसको भी यहाँ पहुंचना होता, तब जा करके वो उसे कैच कर पाता, अन्यथा कैच नहीं कर पाता। तो टाइम तो मिल गया, इसका चाल बताना है, दूरी आपको पता है ना, दूरी कितना है 20 मीटर। तो चाल बराबर फॉर्मूला बोल दीजिए, दूरी बटा दूरी कितना है 20, समय कितना निकल कर आया 7 यही आपका क्या हो गया। अब इसको हमें जो भी गुना भाग में टाइम लग जाए, वर्गमूल अगर मान लो थोड़ा बहुत गुना भाग कर लेते हैं, 7.7 का वर्गमूल वगैरह निकालते हैं तो काम हो जाएगा। नहीं तो यही हमारा आंसर का बेसिक कॉन्सेप्ट होगा। अब बता, प्रॉब्लम तो बहुत बड़ा लगा लेकिन बनाने में कोई याद नहीं था। फिजिक्स की यही सिंप्लीफिकेशन है, बड़ा प्रॉब्लम भी हल्के पैमाने पर बनेगा। लेखा बूंद बन चुका है, अब 1 सेकेंड आगे बढ़ेगा, ये पहला बूंद यहाँ आ गया। अब 1 सेकेंड जैसी आगे बढ़ेगा, यहाँ पर दूसरा बूंद बनकर तैयार हो जाएगा ना। 1 सेकेंड आगे बढ़ेगा, तब तक यहाँ पर दूसरा बूंद पैदा हो जाएगा। हो गया पैदा। अब देखिए, अभी दूसरा बूंद गिरेगा, जब ये दूसरा बूंद यहाँ चलते यहाँ आ जाएगा, पी वाला बूंद 1 सेकेंड और आगे बढ़ जाएगा, यानी पहले का बूंद अब यहाँ नहीं यहाँ होगा। अब दूसरा का बूंद यहाँ आ जाएगा, इस वक्त तीसरा का बूंद बन रहा होगा, तो तीसरा का बूंद यहाँ बनकर तैयार हो गया। जब दूसरा का बूंद यहाँ तक पहुंच गया तो 1 सेकेंड टाइम ले लिया, अब 1 सेकेंड में तो एक बूंद बन ही जा रहा है, तो यहाँ पर कौन सा बूंद बनकर तैयार हो गया तीसरा। अच्छा, अब यदि दूसरा यहाँ पहला यहाँ तीसरा भी बन गया है। अच्छा, 1 सेकेंड और टाइम दे दो, तब तीसरा यहाँ आ जाएगा, दूसरा यहाँ आ जाएगा, और पहला 1 सेकेंड और नीचे आ जाएगा ना, 1 सेकेंड और नीचे आ जाएगा। यहाँ पर ये चौथा बूंद बन चुका है लेकिन गिरा नहीं, ठीक है ना। तो ऐसा ही टाइमिंग है, पोजीशन बताना है। तो पोजीशन देखिए, पोजीशन आपको बताना है। पहला का पोजीशन तो 0 भाई स्टार्टिंग में है, तो ये पहला है कि चौथा, चौथा का पोजीशन 0, चौथा का पोजीशन 0 है, मतलब चौथा बूंद गिरने ही वाला है। अब बताओ, पहला बूंद का पोजीशन बताना होगा, दूसरा का पोजीशन बताना होगा, तीसरा का पोजीशन बताना होगा, इन दोनों का पोजीशन। तो इसके लिए टाइम कितना लेकर चलोगे 3 सेकेंड, तीसरा के लिए 3 सेकेंड टाइम लीजिएगा। ध्यान से देखिए, टाइम देखिए कितना सेकेंड 1 सेकेंड, इसका टाइम बताना है 3 सेकेंड, दूसरा के लिए कितना टाइम लोगे और तीसरा के लिए 1 सेकेंड, तीसरा 1 सेकेंड चला है, दूसरा 2 सेकेंड चला है, और ये पहला 3 सेकेंड चला, और चौथा तो अभी बनिए रहा। तो इस तरह के भी प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिलता है। अब इसमें सबसे बड़ी कहानी टाइम का होता है। टाइम आप पकड़ लिए तो पोजीशन आराम से बता दोगे। पोजीशन के लिए फॉर्मूला एज का ना, एज का फॉर्मूला 1/2 gt²। टाइम इसके लिए रखेंगे, इसका पोजीशन पता चल जाएगा, टाइम इसके लिए रखेंगे, इसका पोजीशन पता चल जाएगा, इसके लिए रखेंगे, इसका पोजीशन पता चल जाएगा। इसी का भी हम पोजीशन बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। बस इसमें टाइम का ही खेल इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। अब एक जोकर है, जोकर समझ रहे हो, मैंने सर्कस में कोई काम करता है,
उसमें कह रहा है कि एक गेंद को 1 सेकंड में छोड़ता है। एक सेकंड हो गया, 2 1 सेकंड हो गया। तो बताओ 1 सेकंड में एक गेंद को छोड़ा, एक गेंद छोड़ा, 1 सेकंड ही चला, तब दूसरा गेंद छोड़ा। तो यही कहानी हो रहा है। दूसरा जब 2 सेकंड, पहला जब 2 सेकंड छोड़ा, पहला जब कितना 2 सेकंड चला, तो दूसरा कितना सेकंड चला? 1 सेकंड। अब तीसरा अभी चला ही नहीं होगा, छोड़ा ही नहीं गया होगा। टाइम समझ में आ रही है? तो टाइमिंग समझ ली आप, बहुत आसानी से प्रॉब्लम बना दे। उम्मीद है इस तरह का प्रॉब्लम आएगा तो बन जाना चाहिए। टाइम पर इसको खेल होता है। ये उतारिएगा, उतारने की चीज नहीं है, सब उतारना होता तो हम नहीं करते। चलिए मोशन, फ्री फॉल मोशन हो गया। दूसरा है वर्टिकल प्रोजेक्टाइल, वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन, वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन, ऊर्ध्वाधरता प्रक्षेपित गति। इसको हम क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधरता। हिंदी थोड़ा शुद्ध होगा तो उसको आप लोग शुद्ध कर लेना। ऊर्ध्वाधरता कोशिश किए, ऊर्ध्वाधरता प्रक्षेपित गति। हिंदी इतना टफ होता है ना कि शुद्ध लिखा ही नहीं पाता विज्ञान के शिक्षक से। ऊर्ध्वाधरता प्रक्षेपित गति। हम तो कोशिश करते हैं कि हिंदी भी शुद्ध लिखें। देखो, किसी वस्तु को जमीन की सतह पर रखो, अब कहो कि उड़ जा, उड़ जा, उड़ जाएगा? नहीं ना। इसमें आपको प्रारंभिक वेग देना होगा। ऊपर से चलाने में प्रारंभिक वेग देने की जरूरत नहीं था, केवल छोड़ दिया गया। नीचे से तो आपको बिना चलाए जाएगा नहीं, जाएगा। तो इसमें आपको प्रारंभिक वेग सीधा ऊपर देना है। किधर देना है? ना दाएं ना बाएं, यानी झुका के नहीं, सीधा ऊपर। अब मान लो कि प्रारंभिक वेग दे दिया कितना? u। अब त्वरण तो नीचे था, गुरुत्वीय त्वरण तो हमेशा किधर होता है? नीचे। कहानी शुरू करो। चल रहा है ऊपर और त्वरण है नीचे, स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा? स्पीड घटेगा। अच्छा, स्पीड घटेगा तो भाई चलते 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 कहीं ना कहीं रुकेगा। कुछ क्षण, कुछ पल के लिए ही रुके, लेकिन रुकना जरूरी है। वो इतना कम समय के लिए रेस्ट में आता है कि उस टाइम को आप लोग लोकेट भी नहीं कर सकते। लेकिन बिना रुके वो नीचे आता ही नहीं। तो चलता गया, वेग घटता गया, घटता गया, घटते 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 मान लो कि यहाँ तक पहुँच गया। अब यहाँ पर जाने के बाद इसका अंतिम वेग कितना हो गया? 0। कितना से चलना शुरू किया? u से। अब यहाँ पर जाने के बाद क्या हो गया? 0। जिस बिंदु पर इसका अंतिम वेग 0 हुआ, उस पॉइंट का नाम पड़ गया टॉप पॉइंट। कौन सा पॉइंट? टॉप पॉइंट इसलिए नाम दे दिए क्योंकि इसके आगे अब ऊपर जाएगा नहीं। ये टॉप मस्ट पॉइंट है। इसके और ऊपर जाता तो टॉप पॉइंट और ऊपर हम नाम देते हैं। यानी यहाँ से वस्तु चला, यहाँ पर आकर रुक गया, इसके आगे ऊपर नहीं गया, तो यही इसका टॉप मस्ट पॉइंट है। इसको हम टीपी कहेंगे। क्या कहेंगे? टीपी। टॉप टीपी बोलेंगे, समझ जाना कि टॉप पॉइंट की बात कर रहे हैं। अच्छा, टॉप पॉइंट से जमीन की सतह तक के हाइट को हम लोग एच मैक्स नाम देंगे। क्या नाम देंगे? एच मैक्स मतलब महत्तम ऊंचाई। बताओ, ये महत्तम ऊंचाई है ना, इसके आगे गया तो अधिकतम यहाँ से चल के यहीं तक गया ना, ये होगी उच्चतम ऊंचाई या महत्तम ऊंचाई, मैक्सिमम हाइट। अच्छा, जमीन की सतह से टॉप पॉइंट तक पहुंचने में कुछ टाइम तो लगा हो। जमीन की सतह से टॉप बिंदु तक जाने में जो टाइम लगा उसका नाम पड़ा टाइम ऑफ असेंट। क्या नाम पड़ा? और ऊपर से नीचे आने में जो समय लगता है उसका नाम होता है टाइम ऑफ डिसेंट।
वो आपकी सुविधा के लिए असेंट और डिसेंट बोल रहे हैं, ठीक है। तो जमीन की सतह से टॉप बिंदु तक जाने में जो टाइम लगा उस टाइम का हमने नाम दे दिया टी ए फॉर असेंट और डी फॉर डिसेंट, ठीक है। अच्छा यहां तक पहुंच गया, क्या यहां पर वेग 0 हो गया तो अब यहीं पर रह जाएगा? वेग 0 होने पर त्वरण 0 नहीं ना हुआ है, त्वरण 0 ना हो तो वेग 0 होकर के भी वेग की त्वरण 0 नहीं है लेकिन वेग 0 है तो वस्तु चलेगा कि नहीं चलेगा? तो चलेगा। किधर चलेगा? त्वरण की दिशा में। फिर से सुनो, त्वरण 0 नहीं है, वेग 0 है तो वस्तु चलेगा कि नहीं चलेगा? तो वस्तु चलेगा। किधर चलेगा? त्वरण की दिशा में। तो यहाँ पर यही कहानी हो गई। देखो वेग 0 हो गया लेकिन त्वरण तो 0 कभी होगा नहीं, ये तो गुरुत्वीय त्वरण है। और गुरुत्वीय त्वरण को 0 करने के लिए एक ही उपाय है कि पृथ्वी को गायब कर दो, तब जाके गुरुत्वीय त्वरण कितना हो जाएगा? 0। अब पृथ्वी को गायब हम कर सकते हैं? नहीं, तो गुरुत्वीय त्वरण हमारा 0 नहीं होगा। तो वस्तु अब नीचे आएगा, नीचे आएगा तो कहानी दोहराएगा। जिस रास्ते से गया है उसी रास्ते से लौट आएगा, ऐसा माना जाएगा। थोड़ा बहुत रास्ता बदलता है। अब जैसे हम इसको ऐसे फेंक रहे हैं तो फेंक रहे हैं ऐसे चला जा रहा है हल्का ऐसे, इसलिए क्योंकि हम लोग कोई सर्कस के एक्सपर्ट्स नहीं है कि हम एकदम जैसे फेंके वैसे भी क्या करें ला पाए। हम लोग थोड़ा सा अनबैलेंस रहते हैं तो उससे कोई बड़ी बात नहीं। मानकर चला जाए कि वस्तु जिस रास्ते से गया है उसी रास्ते से लौट आया। अच्छा, नीचे से ऊपर गया फिर ऊपर से नीचे आएगा। कहानी समझो, नीचे से ऊपर जा रहा था, प्रारंभिक वेग u था, लेकिन ऊपर से नीचे आएगा तो प्रारंभिक वेग कितना होगा? कितना वेग से आना शुरू करेगा? नीचे से चलना शुरू करेगा, अंत करेगा 0 पर। अच्छा, प्रारंभ कहां से होगा? 0 से नीचे की ओर प्रारंभ होगा। एक गति के अंत के बाद दूसरा गति क्या है? प्रारंभ है। एक का अंत कहां हो रहा है? तो नीचे से ऊपर जाने की गति का अंत हो रहा है। अब फिर ऊपर से नीचे आना प्रारंभ कहां से हो रहा है? तो प्रारंभ होगा 0 से, एक का अंत और दूसरा का क्या? प्रारंभ। एक सीरियल खत्म, दूसरा सीरियल स्टार्ट। अब मान लो एक सीरियल 9:30 पर समाप्त हुआ, दूसरा सीरियल प्रारंभ कहां से होगा? 9:30 से, या 1-2 सेकंड आगे पीछे प्रारंभ हो जाता है कि नहीं होता है? यही कहानी चलती है। तो अगर इसमें बात करें कि इसमें कितने गति आपको दिखाई दे रहे, तो इसमें 2 गति। एक गति है नीचे से ऊपर जाने, अब एक गति है ऊपर से नीचे आने का। तो इसमें डबल मोशन है, यानी ऊर्ध्वाधरतः प्रक्षेपित गति में 2 हिस्सा है, अपवर्ड मोशन एंड डाउनवर्ड मोशन। तो अपवर्ड मोशन और डाउनवर्ड मोशन में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। नीचे से ऊपर जहां तक गया है उस टॉप बिंदु तक जाने में जितना समय लगा उसका नाम पड़ा TA। अच्छा, ऊपर से नीचे आने में जो समय लगेगा उसका नाम क्या पड़ेगा? बोलो। TD। नीचे से ऊपर जाने में जो समय लगा उसका नाम पड़ा TA। ऊपर से नीचे आने में जो समय लगा उसका नाम क्या पड़ा? TD। असेंडिंग टाइम, डिसेंडिंग टाइम, ठीक है ना। अब इसमें कुल कितने मोशन है? 2 मोशन है, अपवर्ड मोशन एंड डाउनवर्ड मोशन, ठीक है ना। इसमें कण अपने रास्ते के प्रत्येक पॉइंट को कितने बार क्रॉस करेगा? 2 बार, जाते समय, आते समय। मान लो यहाँ का कोई पॉइंट ले लो, तो पॉइंट को जाते समय भी पार करेगा, आते समय भी पार करेगा। तो प्रत्येक पॉइंट को कितने बार क्रॉस करेगा? 2 बार। अब इसमें आपको 2 मोशन है, दोनों मोशन यानी अपवर्ड वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन में कौन सा मोशन में? वर्टिकल, शॉर्ट में लिख दें VPM। वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन में 2 मोशन हो जाता है। एक होता है अपवर्ड मोशन, अपवर्ड ऊपर की ओर,
अब एक होता है डाउनवर्ड। डाउनवर्ड अपवर्ड मोशन में आप बताएंगे क्या क्या हो रहा है। तो अपवर्ड मोशन में आपको अंतिम वेग कितना हो रहा है? जीरो। अपवर्ड मोशन में अंतिम वेग कितना हो रहा है? जीरो। अच्छा, अपवर्ड मोशन u कितना है? नॉट जीरो। प्रारंभिक वेग जीरो होगा? प्रारंभिक वेग जीरो होगा तो जाएगा? जबे ना करेगा। अच्छा, अंतिम वेग कितना हो जाएगा? अंतिम वेग हो जाएगा। अच्छा, इसमें त्वरण सपोर्ट करेगा कि अपोज करेगा? नीचे से ऊपर जाते हुए त्वरण का साथ मिलता है कि विरोध होता है? तो कण जा रहा है ऊपर और त्वरण होते हैं नीचे, तो विरोध ना हो रहे हैं। तो यहाँ पर त्वरण क्या होता है? वेलोसिटी का डायरेक्शन u हमारा ऊपर होता है और g हमारा नीचे होता है, यानी एक दूसरे को क्या करते हैं? विरोध करते हैं, अपोजिट होते हैं। क्या होते हैं? अपोजिट। दोनों एक दूसरे के क्या करते हैं? विरोध करते हैं। अच्छा, ऐसी स्थिति में एकदम टॉप पॉइंट पर इसमें टाइम कितना लेना पड़ता है? तो इसमें टाइम हो जाता है कितना? ta की td, पूरा टाइम कितना? ta हो गया। आप डाउनवर्ड में बात करो तो डाउनवर्ड में प्रारंभिक वेग कितना वेग से चलना शुरू करेगा? एक गति भूल जाइए, नीचे से ऊपर पहुंचा दिया, ऊपर से नीचे लाइए, तो आएगा तो प्रारंभिक वेग कितना लेकर आएगा? जीरो से आएगा। क्योंकि पहला वेग समाप्त हुआ था जीरो पर, तो दूसरा प्रारंभ होगा जीरो से। तो इसमें प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा? जीरो। अच्छा, अंतिम वेग कितना होगा? तो भाई ऊपर से नीचे आएगा तो अंतिम वेग तो भाई टकराएगा ही, टकराएगा ना। तो टकराएगा तो इसका नाम क्या होगा? vi। तो यहाँ पर अंतिम वेग के रूप में कौन आएगा? vi माने इम्पैक्ट। जमीन के ऊपर गया, फिर ऊपर से नीचे आकर के हिट किया, तो हिट किया तो उसको हो गया अंतिम वेग। ऊपर से नीचे आकर के अंत कहाँ करेगा? ऊपर से कोई वस्तु नीचे आता है तो कहां पर अंत करता है? टकराने के बाद अंत होता है। तो अंत कहां करेगा? इंपैक्ट पर। यहां पर त्वरण सपोर्ट करेगा कि अपोज करेगा? सपोर्ट करेगा। यहां पर त्वरण सपोर्ट करेगा क्योंकि चला नीचे और त्वरण भी नीचे, तो यहां पर u का मान भी डाउनवर्ड और g का भी मान डाउनवर्ड। अच्छा, इसमें टाइम आपका कितना इंक्लूड किया जाएगा? तो इसमें टाइम आपका td इंक्लूड किया जाएगा। अगर इस बात को गौर से देखेंगे तो लगेगा कि फ्री फॉल हो रहा है। कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे आ रहा है और प्रारंभिक वेग जीरो है, तो कौन सा कथन है? u इक्वल टू जीरो। अभी फ्री फॉल में पढ़े कि प्रारंभिक वेग जीरो, अब आएगा नीचे, त्वरण क्या करेगा? सपोर्ट। तो कौन सी घटना? फ्री फॉल। यानी ये दूसरा पार्ट का जो मोशन है वो फ्री फॉल जैसा है। कैसा है? अपवर्ड वाला फ्री फॉल नहीं है, लेकिन डाउनवर्ड वाला पूरा का पूरा क्या हो गया? फ्री फॉल। ई वाला जो पूरा मोशन वाला पार्ट है, दिस पार्ट इज शोइंग फ्री फॉल। कैसा शो कर रहा है? फ्री फॉल। फ्री फॉल। तो याद रखना, वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन में अपवर्ड मोशन तो आपको मोशन उसमें काम अलग ढंग से करना है, लेकिन जब ऊपर से नीचे आने लगता है तो कैसा मोशन बिहेव करता है? फ्री फॉल जैसा। फ्री फॉल ही क्यों बिहेव करता है? क्योंकि फ्री फॉल के समस्त गुण इसमें। फ्री फॉल की पहला गुण, वस्तु कहाँ कितना स्पीड से चलना चाहिए? जीरो से, तो जीरो मिल गया। त्वरण सपोर्ट करना चाहिए कि अपोज करना चाहिए? तो त्वरण सपोर्ट कर रहा है, त्वरण सपोर्ट करेगा। ये दोनों चीजें मिल गई। अब ये दोनों चीजें मिल गई तो क्या हो गया? फ्री फॉल। फ्री फॉल मोशन का डेफिनेशन, किसी वस्तु को एज ऊंचाई पर शून्य वेग से छोड़ा जाए। एज ऊंचाई पर शून्य वेग से छोड़ा जाए, हो गया क्या? फ्री फॉल। ई वाला पर हम लोग काम करेंगे, ई वाला पर काम करने की जरूरत नहीं, हालांकि करेंगे, लेकिन इस पर काम करेंगे तो बहुत सारे रिजल्ट मिलेंगे। इसमें बहुत छोटी छोटी जानकारियां हैं। जानकारी पहली, जितना समय टॉप बिंदु तक जाने में लगा उतना ही समय टॉप बिंदु से जमीन तक आने में लगेगा। यानी
टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट आपस में क्या होंगे? बराबर। और सब बात हम लोग लिखते जाएंगे और प्रमाणित भी करेंगे लॉजिकली। हम बहुत ज्यादा प्रूफ नहीं कर रहे, केवल माइंड को कंट्रोल में लाने के लिए हमें सारा बात हम लोग प्रूफ करेंगे। जो टाइम जाने में लगा वही टाइम आने में लगेगा। कितना समय तक हवा में रहेगा? तो जाने का टाइम, आने का टाइम, जब तक जमीन से ना टकराए तो उसको हवा का टाइम मान लो। तो टाइम ऑफ फ्लाइट एक्चुअली में होता क्या है? तो टाइम ऑफ फ्लाइट एक्चुअली में टाइम ऑफ मोशन इन एयर होता है, हवा में गति का समय। तो हवा में कब तक रहेगा? जाते समय भी हवा में रहेगा, आते समय भी हवा में रहेगा। कब तक हवा में रहेगा? जब तक जमीन से टकराना जाता है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना निकलेगा? तो टाइम ऑफ फ्लाइट लगेगा, निकालना हो तो टीए भी जोड़ना होगा और टीडी भी। जाने का समय भी और आने का समय, दोनों समय को जोड़ देंगे, क्या मिल जाएगा? टाइम ऑफ फ्लाइट। ये छोटी छोटी बातें होंगी, तेजी से इसको उतारिए। अपवर्ड क्वेश्चन, हाँ उतारिए।